अपना घर देखने की बजाय दूसरे घर देखो तो यही आपको पता लग जाता है कि आपको अपनी चिंता नहीं। हमारे कहावत है कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे के सुख से दुखी। अब इस पे भी मैं अपनी बात रखूंगा। रही बात हेलीकॉप्टर की, मेरा अपना हेलीकॉप्टर तो है नहीं। वो बहन जी के बारे में मैं इसलिए कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि बहन जी अपने मन से कुछ नहीं कहती। उन्हें तो कोई पर्चा लिख के देता है कि भाई आप हेलीकॉप्टर में मत घूमो, तो मैं नहीं घूमूंगा। लेकिन इस तरह की टिप्पणियां करके अगर वो सोचते हैं कि उनकी पार्टी के लोग सोचते हैं मेरा मनोबल गिर जाएगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये आएगा कि हमारे एमएलए भी जीतेंगे, हम सरकार भी बनाएंगे और सरकार बना के पॉलिसी बना के अपने लोगों का भला भी करेंगे, उनको इज्जत की जिंदगी दिलाने में अपना योगदान भी करेंगे। समाज को दिखता है, समाज बहरा भी नहीं है, समाज अंधा भी नहीं, समाज को सब दिखता है कि कौन आदमी क्या काम कर रहा है, कौन लड़ रहा है। चलेगा। मैं ये नहीं कहता कि ये केले का पेड़ है, पपीते का एकदम से बड़ा हो जाएगा, एक बार फल देगा, खत्म हो जाएगा। ये तो लंबा तैयारी की है हम लोगों ने 15-20 साल के लिए, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, वृक्ष बनेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बी मिशन टीवी। लगातार सड़क से संसद तक की लड़ाई लड़ने वाले नेता, भीम आर्मी के संस्थापक, आजाद समाज पार्टी के प्रमुख, नगीना लोकसभा सुरक्षा से सांसद और बहुजन समाज की सशक्त आवाज चंद्रशेखर आजाद जी मेरे साथ हैं। चंद्रशेखर आजाद लगातार सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई लड़ रहे हैं। एससी, एसटी, ओबीसी व मुस्लिम वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा खड़े होते हुए दिखाई देते हैं, चाहे संभल वाली घटना हो, चाहे अजमेर वाला मुद्दा हो। फिलहाल चंद्रशेखर आजाद जी से जानेंगे कि किस तरीके से इस बार जो देश में हलचल तेज है, हिंदू मुस्लिम और मस्जिद मंदिर को लेकर कई लाशें जल रही हैं, ऐसी घटनाओं को लेकर उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जय भीम भाई विशाल। लगातार आप संसद में इस मुद्दे को उठाना चाह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है और मस्जिद मंदिर के पीछे जिस तरीके से देश में हलचल तेज है, काफ़ी ज़्यादा माहौल गर्म है, तो इस घटना को आप कैसे देख पा रहे हैं? देखो, भारत में राजनीति विचारधारा के आधार पर है। विचारधारा से समर्थन तैयार होता है और विचारधारा से विरोध होता है। जैसे हम लोग संतों, गुरुओं, महान पुरुषों की विचारधारा पर काम करते हैं, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब, बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुए जिनमें अर्जक संघ के भी लोग हैं, महापुरुष रहे जिनमें हमारे, और अलग अलग जो हैं प्रदेशों से देश का जो मुख्य धारा में लाने के लिए जिन समाज के महापुरुषों ने काम किया, हम उनकी विचारधारा को आगे लेके चल रहे हैं, जिसको हम अम्बेडकरवाद विचारधारा कहते हैं। और जो लोग सत्ता में हैं वो अलग विचारधारा पे काम कर रहे हैं, तो वो अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और हम अपनी का। उनकी विचारधारा ये है कि जब तक समाज में विघटन नहीं होगा, यानी कि हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स नहीं होगी, तो उनकी राजनीति कामयाब नहीं हो सकती। और हमारी राजनीति तब तक कामयाब नहीं होगी जब तक बहुजन समाज में अधिकारों के प्रति जागरूकता नहीं बनेगी और भाईचारा नहीं बनेगा। जब बहुजन समाज में अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा होगी, अपनी हिस्सेदारी के प्रति जागरूकता पैदा होगी, मान सम्मान प्राप्त करने की जागरूकता पैदा होगी, दोस्त दुश्मन की जानकारी होगी, और पॉलिटिकल पावर को जब तक वो लोग नहीं समझेंगे, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। यस, इट इज द मास्टर की। राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जिससे आप अपनी सारी समस्याओं का हल कर सकते हैं, सारी समस्याओं के रास्ते खोल सकते हैं। तो इस बात को बीजेपी भी समझती है, वो हमारे महापुरुषों को हमसे ज्यादा अध्ययन करती है। जी बिल्कुल। उन्होंने काशीराम साहब का अध्ययन किया है। उन्होंने काशीराम साहब का फॉर्मूला था बहुजन समाज का, आज उन्होंने हारे हुए लोगों को भी ताकत मिला के उन समाजों की वोट को अपने साथ जोड़ने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए हैं। जी। तो इसलिए मैं कहूँगा, संभल हो, अजमेर हो, मथुरा हो, काशी हो, या अभी और बहुत सारे देखने हमें बाकी हैं, इन सब चीज़ों पे इसलिए चर्चा कराई जा रही है। और कहीं ना कहीं कोर्ट का रुख भी सरकार की भावनाओं के साथ खड़ा दिखाई पड़ता है, क्योंकि आज देश में रोटी, कपड़ा, मकान, आत्मसम्मान का जीवन, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, मजदूरों की समस्या, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां और हेल्थ सेक्टर में बहुत काम सरकार नहीं कर पाती, और सत्ता में बनी भी। जी। तो इतना अगर आक्रोश होगा और वो आक्रोश किसी तरह से आपने उस आक्रोश को शांत नहीं किया जनता के, तो फिर जनता आपसे पॉलिटिकल पावर छीन के किसी और को दे देगी। जी।
तो वो पॉलिटिकल पावर बनी रहे, उसके लिए जनता को देना पड़ेगा। तो रोटी कपड़ा मकान रोजगार तो नहीं दे पा रहे, अच्छी सुरक्षा, अच्छी चिकित्सा, अच्छी शिक्षा तो नहीं दे पा रहे। पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, महिला सुरक्षित नहीं है। तो आपको कुछ तो देना पड़ेगा। इन सब को जब आपकी जेब से, खाली जेब में इन सब चीजों का मिश्रण नहीं गिरा जा रहा है, आपकी समस्या का हल नहीं किया जाता, कुछ तो डाला जाएगा जिससे आपको लगे कि आपकी जेब में कुछ है। तो इसलिए धार्मिक जो है, ये गैर बराबरी के आधार पे ये एक चाशनी बना के लोगों को चटाई जा रही है कि लोग इसको चाटें और अपने बुनियादी मुद्दों को भूल जाएं। इसलिए मैंने कहा इसकी आड़ में 27,000 स्कूल बंद करने की, 1,40,000 टीचरों को वैकेंसी है, जॉब्स हैं, देनी नहीं, दलित पिछड़ों को नौकरी देनी पड़ेगी आरक्षण के आधार पर। पिछली भर्ती में घोटाला किया था 20,000 पदों पर। तो 27,000 स्कूल बंद किए जा रहे हैं, तो किनके बच्चों का नुकसान होगा? कौन पढ़ता है सरकारी स्कूल में? मिडिल क्लास लोग, ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग, किसानों के बच्चे, कमेरों के बच्चे, और जातियों के आधार पर बहुजन समाज के बच्चे वहां पढ़ते हैं। तो अगर उनकी स्कूल बंद हो जाएगा तो पढ़ेंगे कहाँ? प्राइवेट स्कूल में तो जा नहीं सकते, तो उनका तरक्की का रास्ता बंद हो जाएगा। अभी मैंने एक मुद्दा और उठाया, पावर कॉर्पोरेशन में जो 2 बड़े हमारे जो हैं विद्युत वितरण निगम हैं, पूर्वांचल और दक्षिणांचल, जिनमें 42 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, उसको निजी क्षेत्रों में भेज रहे हैं। तो वहां के कर्मचारी हड़ताल पे। अब सेशन नहीं चल रहा, वरना मैंने विषय को उठाता। जैसे सतनामी समाज पे जो जुल्म हुआ है छत्तीसगढ़ में, जैसे यहाँ वकीलों पे लाठीचार्ज हुआ है, जैसे बीपीएड की नियुक्ति का मामला है, जैसे टेक्नीशियन का अपना उनकी जो है नियुक्ति का एक पेज फंसा हुआ है जो रक्षा विभाग में है। जिस तरह की हिंसा उत्तर प्रदेश में संभल में हुई ये और जो कई जगह पे हुई, जैसे वोट की जो लूट हुई उपचुनाव में, एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने जिस तरह सरकार का सहयोग किया, ये सब विषय हम लोग उठाने के लिए बैठे हुए हैं कि पार्लियामेंट चले और हमें मौका मिले और ये जो जुल्म हुआ है इसके खिलाफ हम लोग आवाज उठा के और सरकार से जवाब मांगे। लेकिन सत्र ना चलने की वजह से, बार बार स्थगित होने की वजह से 25-30 दिन का सेशन है और नहीं, 25-30 दिन नहीं बचे, 20 तारीख को खत्म हो जाएगा। हाँ, वो हो जाएगा 20 का। तो इसलिए उसमें छुट्टियां भी है, सैटरडे संडे की, और 6 दिसंबर जैसे आयोजन भी होंगे। इसलिए हम लोग को चिंता है कि सदन ज्यादा चलेगा। मैंने स्पीकर साहब से भी मांग की और विपक्ष के सांसदों से मांग की, सदन चलने दीजिए। और मैंने स्पीकर साहब से भी कहा कि वो चर्चा कराएं जो बर्निंग इशूज है, जैसे संभल का हो, जिसमें पुलिस द्वारा गोलियों द्वारा जान ली गई है, या फिर रोजगार का हो नौजवानों के, इन सब मुद्दों पे वो चर्चा कराएं जिससे कि इनसे हल निकले। और हम जो जिस उम्मीद से लोगों ने हमें चुन के भेजा है, किसानों की समस्या हो, मजदूरों की समस्या, उन पे बुनियादी काम हो और हमारे क्षेत्रों में भी काम हो और प्रदेश और देश आगे बढ़े। और सरकार की जो जवाब देगी, सरकार से सवाल पूछे तभी तो सरकार जवाब देगी, तो सरकार को जवाब भी देना चाहिए। जी, अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए और आपकी पार्टी आजाद समाज पार्टी एक बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया। कुंदरकी में तो आज समाजवादी पार्टी से भी आगे निकलने वाली थी, थोड़ी बहुत और ज़्यादा लहर दिखाई दे जाती, जो शोषित वंचित वर्ग है आपके साथ खड़ा हो जाता, तो समाजवादी पार्टी को भी टक्कर आप दे देते। और ऐसे मीरापुर में 22,000 वोट, और महाराष्ट्र जैसे राज्य में आप 54,000 से ज़्यादा वोट लेके आते हैं। और ये खुशखबरी फैलने लग गई थी कि 21 राउंड तक आप जीत रहे हैं। तो ऐसी जो वोटों की संख्या आपको मिल रही है, इसको देखकर आप क्या समझ पा रहे हैं, कैसी खुशी है? नहीं, मैं खुश हूँ क्योंकि मिशन का काम आगे बढ़ रहा है जी। और आजाद समाज पार्टी के वैचारिक आंदोलन को जनता सपोर्ट कर रही है। इसके लिए मैं वहाँ के कर्मठ कार्यकर्ता नेताओं का धन्यवाद करता हूँ। मैं तो वहाँ 1-2 दिन गया, लेकिन वहाँ के कार्यकर्ताओं ने पिछले 3-4 साल मेहनत करके लोगों में विश्वास पैदा किया, भाईचारा बनाया और वो वोट के रूप में दिखा भी। मैं फिर आपसे कहूँगा, अगर उत्तर प्रदेश में फेयर इलेक्शन होता, निष्पक्ष चुनाव होता, तो परिणाम कुछ और होते। हो सकता है आजाद समाज पार्टी 2 से 3 सीट जीतती भी, लेकिन जब उस तरह की हिंसा हुई और उस तरह से जो है डराया गया, धमकाया गया, तो फिर क्योंकि हमारे लोग तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो उस तरह से वो उन परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाए नए लोगों ने कारण, वरना तो परिणाम ऐसे होते कि आप आश्चर्यचकित रह जाते। मीरापुर भी हम लोग जीत जाते हैं और कुंदरकी में भी हम लोग बहुत मजबूत फाइट देते हैं। तो इसलिए फेयर इलेक्शन होंगे तो भविष्य में आप देखना आजाद समाज पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। मैं धन्यवाद दूंगा बहुजन समाज का, और उनमें भी
उस समाज का, जिस समाज में हम लोग जन्मे हैं, हक वंचित समाज, जिसने किसान का मेरा, जिसने हम पे भरोसा किया है, जिसने हमारा हाथ पकड़ा है ऐसे बुरे समय में, मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ आपके द्वारा दिया गया एक एक वोट और उससे जो शक्ति हमें मिली है, हम जीवन के अंतिम क्षणों तक सेवा भाव से काम करेंगे और उनके आंसू पूछने का और उनको मुख्य धारा में जोड़ के तमाम तरह की गैर बराबरी जो राजनीतिक शक्ति से खत्म की जा सकती है, उसके लिए लोग संघर्ष करते रहेंगे। इस बात का विश्वास मैं आपके आज चैनल के माध्यम से देश प्रदेश में और देश में जहां जहां चुनाव और जिन वोटर्स ने हम पे भरोसा किया उनको दिलाना चाहता हूँ। वोट जो उपचुनाव है काफ़ी ज़्यादा फेल रहा, कह सकते हैं प्रशासन ने भारतीय जनता पार्टी की जो पक्ष कहने मतलब उनका काम करने का कार्यकर्ता बन गए, अधिकारी कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बन गए। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, सच कहने में क्या संकोच है। पर इलेक्शन के बाद रिजल्ट आया, बीएसपी मायावती जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी की, उन्होंने इस मुद्दे पर ना ज़्यादा बात करते हुए इशारों में शायद मैं समझ पा रहा हूँ हेलीकॉप्टर को लेकर बात की, बड़े बड़े काफिलों को लेकर बात की, और जो कि शायद इस समय आप ही के बीच चल रहा बड़ा बड़ा काफिला, और ये आरोप लगाया कि सांसद विधायक बीजेपी वाले बना देते हैं और इनको आगे बढ़ा रहे हैं जिससे कि मिशन मूवमेंट को नुकसान हो रहा है। ऐसे इस बयान को आप कैसे देख पा रहे हैं? उन्होंने अपनी पार्टी के बारे में नहीं सोचा और पूरा जो बयान, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है कहीं ना कहीं आपके ऊपर ही। देखो विशाल जी, पहली बात तो मैं अपना घर देखने की बजाय दूसरे घर देखूं तो यही आपको पता लग जाता कि आपको अपनी चिंता नहीं। हमारे कहावत है कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे के सुख से दुखी। अगर समाज का भला हो रहा है, समाज को ताकत मिल रही है, समाज में नेतृत्व निर्माण हो रहा है, समाज की शक्ति बढ़ रही है, पहले किस काम करने वाले एक आदमी था जिसको दो हो रहे हैं, तो ये तो हमारे पुराने नेताओं को खुश होना चाहिए। लेकिन जिस तरह की टिप्पणी उनके ऊपर अब से कुछ साल पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग करते थे, उसे की तरह की टिप्पणी जो है, यानी कि आजाद समाज पार्टी की ताकत बढ़ रही है, आजाद समाज पार्टी के प्रति भरोसा बढ़ रहा है। अच्छा, हेलीकॉप्टर से मैं चलता हूँ, काफिला बड़ा है, काफिला बड़ा है, तो मेरे काफिले में मेरे पास एक गाड़ी है और वो भी मुझे पार्टी के लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से खरीद के दी। एक हमारी सुरक्षा वाली गाड़ी है। अब इस पे भी मैं अपनी बात रखूंगा। रही बात हेलीकॉप्टर की, मेरा अपना हेलीकॉप्टर तो है नहीं, जिन साथियों से अलायंस किया हमने उनके हेलीकॉप्टर से उन्होंने क्योंकि उनको अपनी पार्टी में ज्यादा सफाई करनी है तो हमने भी उसमें बैठ के सफाई की, लेकिन मेरा अपना तो नहीं है। तो काशीराम साहब तो कहते थे कि भाई, हम लोग ने उनसे पूछा गया एक सवाल कि भाई सबसे सस्ती सवारी पे, तो उन्होंने हेलीकॉप्टर का जिक्र किया। तो आज उसी दल के नेता को हेलीकॉप्टर से परेशानी तो हो सकती है, लेकिन मैं आपकी जानकारी में बांट रहा, इस चुनाव में तो मैंने कोई हेलीकॉप्टर का यूज नहीं। छोटा सा हेलीकॉप्टर था, नीले कलर का, सा है आपने छोड़ दो, किन परिस्थितियों में मिला, कैसे मिला और उससे क्या हो पाया, ये तो मैं और आप और जो लोग जमीन वो सेफ नहीं है ना वो हेलीकॉप्टर जिसमें आप बैठे थे, फिर भी वो हेलीकॉप्टर। अब वो किसी को, उनको मेरी जान की परवाह थोड़ा, उनको तो हेलीकॉप्टर की परवाह। वो तो जब मेरे ऊपर गोली लगी तब भी उसने उनके लोग इस तरह टिप्पणी कर रहे थे और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा, मैं नहीं कहना चाहता था कि मुझे उम्मीद थी कि बड़ी होने के नाते कम से कम ऐसी परिस्थितियों में तो उनका आशीर्वाद मुझे मिलेगा जब मेरी जान पे भी जो है बनाई है और मुझे गोली लगी है, तब तो उनके लिए वो, उनके मुंह से दो शब्द मेरे लिए निकलेंगे आशीर्वाद के रूप में कि भाई वो बच्चा हमारा है और उसके साथ इतना अन्याय हो रहा है, उसको इतने जेल काटी, उसने लाठियाँ खाई, अब उसको गोली मार के मारना चाहते हैं, तो ये उसके साथ गलत नहीं कर रहे। लेकिन आप बताइए, मैं ऐसे समय में भी उनका आशीर्वाद नहीं ले पाया। खैर ठीक है, लेकिन मैं आपको एक जानकारी के लिए बताता हूँ, यूपी का उपचुनाव हुआ 9 सीटों पर, मैं मैक्सिमम जगह गया, लेकिन मैं कोई हेलीकॉप्टर नहीं था। मैं झारखंड में प्रचार करने के लिए गया, कोई हेलीकॉप्टर नहीं था। और मैं महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करने के लिए, कोई हेलीकॉप्टर नहीं था। अपने दम पे थे, अकेले लड़े तो किसी कोई तो कहाँ से होता? कार्यकर्ता इतना मजबूत नहीं है, जबकि 3-4 लोगों ने जुटाने का प्रयास किया, परमिशन नहीं हो पाई। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ, मैं आपको झारखंड के विषय में बताता हूँ। मैं झारखंड में नक्सलाइट एरिया से होकर गया और एक सिंगल गाड़ी से गया। एक PSO झारखंड गवर्नमेंट ने मुझे नहीं दिया कार्यक्रम भेजने के बाद, जबकि मैं लोकसभा का चुनावा मेंबर भी हूँ। इतना तो अधिकार मेरा बैठता है कि मेरे जीवन रक्षा के लिए एक मुझे PSO दे दिया जाता, लेकिन झारखंड सरकार ने उस समय की नहीं दिया। कोई बात नहीं, मैंने 6-6 घंटे का ट्रैवल किया एक सिंगल गाड़ी से, 5 आदमी थे हम लोग उसमें, जिसमें एक वीडियो वायरल हुई। एक अधिकारी जो है अपने आप को जो है सिंघम समझ बैठा था, उसने बदतमीजी करने का प्रयास किया, तो मुझे उसको सबक भी सिखाना पड़ा। तो वो संघर्ष तो नहीं दिखता मेरा किसी को, लेकिन एक प्राइमरी स्कूल के मास्टर का बेटा हेलीकॉप्टर में बैठ के जाता है तो सबको दिखता है। तो खैर वो
बहन जी के बारे में मैं इसलिए कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि बहन जी अपने मन से कुछ नहीं कहती, उन्हें तो कोई पर्चा लिख के देता है जी। और उनको जो पर्चा लिख के देता है वो जो लिख के देता है बहन जी उसको पढ़ देती है जी। बहन जी हमारी नेता, एक बार उनको आकलन करना चाहिए। अगर मेरे अंदर कोई कमी है तो मुझे सुधार का मौका देना चाहिए, कहना चाहिए कि भाई आप हेलीकॉप्टर में मत घूमो, तो मैं नहीं घूमूंगा। लेकिन इस तरह की टिप्पणियां करके अगर वो सोचते हैं कि उनकी पार्टी के लोग सोचते हैं मेरा मनोबल गिर जाएगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने मौत को करीब से देखा जी। मैंने बहुत मार खाई है, मैंने जुल्म सहे, बहुत अपमान भी सहा है और मैंने गोली भी खाई है। जब मुझे गोली लगी तो इस तरह की टिप्पणी की गई सस्ती लोकप्रियता के लिए, अपने लोगों चलवा दी। बाद में वो सब सामने आया, 4 लोग उसमें पकड़े गए, जेल गए, जाके 4 से ज्यादा लोग थे। मैंने कहा लेकिन सरकार मेरे बहुत पक्ष में नहीं है तो उसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ी। लेकिन ये सब चीजें देख कर भी जानबूझ के इस तरह की बातें करके वो हमारे कार्यकर्ताओं का, जो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी में जुड़े हुए कार्यकर्ता, उनकी मेहनत का अपमान करना चाहते हैं। तो इससे हमारे कार्यकर्ता कमजोरी को और मेहनत करेगा। अभी तो हमारा एक एमपी जीता है और करीब से हम लोग एमएलए हार गए, आपने देखा अमरावती शहर में। लेकिन भविष्य में हमारे एमएलए भी जीतेंगे। और वो गरीब लोग, हमने कोशिश की थी मैक्सिमम उन लोगों को लड़ाने की जो पार्टी के वर्कर है विचारधारा के आधार पे। तो वो दिन भी आएगा कि हमारे एमएलए भी जीतेंगे, हम सरकार भी बनाएंगे और सरकार बना के पॉलिसी बना के अपने लोगों का भला भी करेंगे, उनको इज्जत की जिंदगी दिलाने में अपना योगदान भी करेंगे। और इस तरह की टिप्पणियों से हम लोग ना हमारा मनोबल गिरेगा, ना हम लोग इस पर ज़्यादा सोचने वाले। हम पे समाज का बहुत काम है, समाज की हालत ख़राब है। अभी आपने देखा, मैंने हाथरस की बेटी के लिए जो है, जिस बेटी का रेप हुआ है, 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर, 1 आदमी गिरफ्तार हुआ, 30 की घटना है। वो परिवार आंदोलन में बैठा है और मेरे मन में पीड़ा है। मैंने अभी आपके सामने डीआईजी से, एसपी से बात की, उनके स्टाफ से, उनको कहा कि आप इस मामले में कार्रवाई करो। मेरी पीड़ित परिवार से आज बात हुई, मेरी जानकारी में आया, तो हम लोग चुप बैठने वाले, हम पे अपने लोगों की समस्या हल करने का बहुत काम है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे, काम करेंगे, मेहनत करके साबित करेंगे। और हमसे जो मेहनत कर सकता है, ज़्यादा मेहनत कर, उसको समाज साथ देगा। समाज की आंखें नहीं क्या, समाज को दिखता है। समाज बहरा भी नहीं है, समाज अंधा भी नहीं, समाज को सब दिखता है कि कौन आदमी क्या काम कर रहा है, कौन लड़ रहा है। जितनी जिम्मेदारी से पार्लियामेंट में खड़े होकर इन मनुवादी शक्तियों के खिलाफ हम लोग लड़ते हैं, हिम्मत नहीं जुटा सकता कोई जी। और उसकी कीमत चुका रहे हैं, तो नहीं डरते हम इन सब चीज़ों से और लड़ेंगे हम लोग लड़ाई। जब हम पे कर्ज है समाज का, आज बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चों के कुर्बानियों से, काशीराम साहब के संघर्ष से आज हम लोग यहाँ बैठे हैं कुर्सी में। तो हम लोग लड़ेंगे, लड़के अपने आने वाली पीढ़ियों को इज्जत सम्मान की जिंदगी मिले, अवसर मिले। क्या है आज देश में, निजीकरण के द्वारा सारी सरकारी नौकरियां खत्म हो रही। सरकारी नौकरी रहेगी तो दलित पिछड़े जो लोग हैं और मुसलमानों में जो बैकवर्ड मुस्लिम हैं, जिनमें पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, बिंद, राजभर, केवट, मल्ला, जाट, गुजर जी, लोधी, जाटा, वाल्मीकि, पासी, धोबी, कोरी, खटी, इनके बच्चों कौन बैठे देगा कुर्सी पर? और आरक्षण व्यवस्था खत्म हो जाएगी। अभी 11 भी खत्म थोड़ी होगी। अभी मैंने आज सुबह मेरे पास खबर आई कि बिहार में एक रैदास समाज के दरोगा को, एसएचओ को पीट दिया सीओ ने, जहां जा करके कोई महिला सीओ पीट दिया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि साहब इनकी आवाज आप उठाओ। तो मैंने कहा जो एसएचओ होके पद पर बैठ के वो अपनी आवाज नहीं उठा पा रहा, अपनी सुरक्षा नहीं कर पा, समाज क्या करेगा? तो मैं फिर कहता हूँ मुझे तो सबकी आवाज उठानी है, लेकिन समझो कि एसएचओ बन के भी, डीएम बन के भी, आईपीएस बन के भी, विधायक मंत्री बन के भी आप अपनी सुरक्षा नहीं कर पा। आपने देखा पिछले समाज के एक विधायक को, तो योगेश वर्मा नाम के एक विधायक थे, वो पीट दिया एक वकील ने, सत्ता में बैठे लोगों ने, और वो तो सत्ता के विधायक है। तो क्या स्थिति है आज? अभी एक मैंने देखा वो चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं साहब हम कई बार के विधायक हैं, हम पिछड़े वर्ग के, तो हमें मंच पर नहीं बिठा रहे हैं। तो इसलिए इनके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए और आने वाली पीढ़ियों को सम्मान और अधिकार का जीवन दिलाने के लिए हम लोग संघर्ष करने के लिए घर से निकले, करते रहें, क्या फर्क पड़ता? धीरे धीरे चलेगा। मैं ये नहीं कहता कि ये केले का पेड़ है, पपीते का एकदम से बड़ा हो जाएगा, एक बार फल देगा, खत्म हो जाएगा। ये तो लंबा तैयारी की है हम लोगों ने, 15-20 साल के लिए। धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, वृक्ष बनेगा आम का, जो है फल देगा, खूब छांव देगा, खूब लकड़ी देगा, खूब फूल देगा, सब कुछ करेगा। लेकिन हम लोग इस संघर्ष को लगातार जारी रखेंगे और लोगों को तैयार करते रहेंगे। हम अपना काम कर रहे हैं, हम पे कर्ज है महापुरुषों का, हम उस कर्ज को उतारने के लिए मैदान में है, सुख सुविधा के लिए थोड़ा ही है, तो हम लोग संघर्ष करेंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं, बीएसपी जो 2022 के चुनाव में, बीएसपी की वजह से समाजवादी पार्टी कई सीटें हारी।
तो समाजवादी पार्टी ने ये नैरेटिव सेट किया कि अगर बीएसपी चुनाव ना लड़ती तो हम ये सीट जीत जाते। और आज आपकी आज़ाद समाज पार्टी बीएसपी से आगे निकलकर समाजवादी पार्टी को टक्कर देने वाले वोट लेकर आ रही है। यानी कि आपकी पार्टी कुंदरगी में 15,000 वोट ले गई, उनकी पार्टी 25,000 वोट ले गई, 22,000 यहाँ मीरापुर में ले गई। और कभी समाजवादी पार्टी 27 के चुनाव में 50 सीटें आप जितने वोट लेके आ रहे हैं उनके कैंडिडेट उतने वोटों से आ रहे हैं, तो आपके खिलाफ ये जो नैरेटिव सेट किया जाएगा वो उससे आप कैसे सावधान हो पाएंगे? क्यों सेट किया जाएगा? क्या लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? इस तरह से तो जिन सीटों पे समाजवादी पार्टी की वजह से हम लोग हार जाएंगे तो हम कहें कि वो उनको नहीं लड़ना चाहिए। देखो ये लोकतंत्र है। पार्टी ने बहन जी को बदनाम करने का काम किया। अब ठीक है, उन्होंने क्या किया वो देखें और क्यों किया वो देखें, लेकिन अब ये लोकतंत्र है, जिन मुद्दों पे हम लोग लड़ रहे हैं वो उनके लिए मुद्दे ही नहीं, तो उनकी चिंता क्यों करें? आप ये बता दो मुझे, जो पीडीए के नेता हैं क्या उन्होंने आरक्षण पे जो कुठारा गया था उस पर सब कहा? जी। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, हमारी लड़ाई उनसे नहीं है, हमारी लड़ाई सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, एनडीए की सरकार से, और हम अपना काम कर रहे हैं। और उनके पास 7% बेस वोट है और हमारे पास 15% बेस वोट है जी। तो वो आरोप लगा सकते हैं, लेकिन सच ये है जिस दिन हमारा समाज हमारे साथ खड़ा हो जाएगा, बहुजन समाज 85% बहुजन समाज, तो हम भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दे देंगे और उसके लिए तैयार है। हम उसके लिए मेहनत करेंगे, हवा में थोड़े कर मेहनत करेंगे। आप देखें जी, मेहनत करके हम, हमारी नई पार्टी है, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। देखना 5-4 साल बाद देखना आजाद समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होगी, हम लोग मेहनत कर रहे हैं। उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया, जिला पंचायत का चुनाव आने वाला है 26 में, फिर 27 में विधानसभा का आने वाला है। और मुझे पूरा कहीं ना कहीं मैं आपके जो संघर्ष आप सड़कों में कर रहे हैं, पूरा समाज ये समझ पा रहा है कि किसी ना किसी पार्टी को मात देने के लिए आप बिल्कुल तैयार है। समाजवादी पार्टी को पीछे करने का जो ट्रेलर सब पीछे हो जाएगा, वो उपचुनाव में आपने देख लिया। आजाद समाज पार्टी 27 में सभी को पीछे कर देगी और बड़ी शक्ति बनेगी उत्तर प्रदेश में। मेरी बात क्या, पूरी तैयारी चल रही है? तैयारी मैं मुंह से नहीं कुछ भी कहता, करके दिखाएंगे। जी जी, मेहनत कर रहे हैं हमारे लोग, दिन रात एक कर रखी है, बूथ सेक्टर कमेटी में काम चल रहा है। प्रदेश की टीम ने पूरी ताकत झोंक रखी है, अपनी मेहनत कमाई का अपने बच्चों को पेट काट काट 1-1 रुपया संगठन के लगा है और ये शक्ति बनेगी। आप मेरी बात को याद रखना। आज गरीब दलित शोषित वंचित वर्ग सताया हुआ है, पीड़ित है, उससे क्या कैसे हिम्मत देना चाहेंगे? मुस्लिम वर्ग तो ये समझ लीजिए ऐसा लग रहा है कि इस देश में रहना ही उनका गुनाह नहीं, हम लोग हैं, उनको भी डरने की जरूरत नहीं है, हम उनके साथ खड़े हैं, उनकी हर समस्या पर हम लोग लड़ते हैं, जो भी अन्याय उनके साथ होता है। और मैं स्पष्ट कर दूं, सब लोग भरोसा रखें, साथ दें, ताकत बनेगी तो उनके बच्चों के लिए रोजगार और उनके जो बुनियादी समस्या उनका हल करेंगे, उनको सम्मान का जीवन दिलाने के लिए काम करेंगे। हमें भी उम्मीद है कि समाज के आशीर्वाद से हम लोग उनकी समस्या को हल करने में कामयाब हो जा पाएंगे। मेरे साथ भीम आर्मी के संस्थापक, आजाद समाज पार्टी प्रमुख, नगीना लोकसभा सुरक्षा से सांसद, बड़े ही अच्छे मतों से जीते थे। बहुजन वर्ग का एक तरफा इनको साथ मिला, बहुजन समाज की सशक्त आवाज, लगातार गरीब दलित शोषित वंचित वर्ग की उम्मीद। चंद्रशेखर आजाद जी मेरे साथ थे, लगभग 10-15 मिनट उन्होंने बात की और उन बातों में जिस तरीके से जो समाज के बीच अपनी बात रखी, वो कहीं ना कहीं सोच विचार करने वाली बात। एक सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। एक जो स्टेटमेंट हमारी बड़ी नेता द्वारा दिया गया, उसमें मुझे कोई किसी साजिश की बू भी आती है। मुझे ऐसा लगता है कि आजाद समाज पार्टी के बढ़ती ताकत से परेशान होकर आजाद समाज पार्टी को भविष्य में किसी रूप से बदनाम करने के लिए कोई षड्यंत्र भी पर्दे के पीछे से हो रहा है। ऐसे षड्यंत्रों से समाज सावधान है। अब वो किसी की बातों में आके धोखा नहीं खाने वाला। वो आजाद समाज पार्टी का आशीर्वाद देगा और आजाद समाज पार्टी ताकत बन के उभरेगी और अपने लोगों का भला करेगी, बहुजन समाज का। ने जो स्टेटमेंट दिया था, हमने वो वीडियो भी लगाई थी, उस पर कहीं ना कहीं उस बयान का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता हुआ दिखाई दिया। पड़ेगा ही नहीं। किसी भी तरह का झूठ आप नैरेटिव वो कर लो, किसी भी आदमी को आप पैसे दे के कोई पद दे के उल्टी सीधी बातें आजाद समाज पार्टी के खिलाफ करवा लो, वो स्टेटमेंट दब के रह गया। समाज समझदार है जी, और जितने षड्यंत्र आजाद समाज पार्टी के खिलाफ बने उतने आजाद समाज पार्टी। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? ये सवाल तो हमने पहले ही पूछ लिया, आपको कैसा क्यों लग रहा है कि ये पर्दे के पीछे कुछ हो रहा है आपके खिलाफ? मैं राजनीति को थोड़ा थोड़ा समझने लगा। मैं समझता हूँ कि आप तो दिल से साथ दे देते हैं हर किसी का, आरएलडी सही, समाजवादी। अच्छा, आप अभी देखो इस बार मैंने झारखंड में एक प्रत्याशी, उन्होंने मुझसे मदद मांगी, उनकी मदद की।
महाराष्ट्र में एक प्रत्याशी ने उससे मदद की, राजस्थान में एक प्रत्याशी ने मदद मांगी, हमारे साथी उनकी मदद। कौन पर भी आपने संबोधित? यस, देखो हमारे पीछे कोई और नहीं जो हमें चलाता। साथियों, जैसा कि आपको पता है, बी मिशन टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच रखता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बी मिशन टीवी को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड लेवल पर काम करते रहें। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और अपने दान की राशि बी मिशन टीवी के खाते में भेजें। QR कोड के अलावा आप हमारी UPI ID bmissiontv@ybl पर भी मदद भेज सकते हैं। जय भीम।